सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल आपको पता है कि इस वक्त जंग चल रही है दुनिया के अंदर, और दूसरी चीज़ ये कि लाहौर में बिजली नहीं आ रही, तो हालात ना बाहर ठीक है ना अंदर ठीक है। बिल्कुल सर, हम लास्ट वीक भी आपको पता है, हालांकि हम एक बजट सेशन से होते हुए पिछले वीकेंड में दाखिल हुए थे, जिस पे आपको और मुझे लग रहा था कि हम बजट के ऊपर देर सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि सारी तमाम न्यूज़ साइकिल जो है वो ईरान इसराइल का जो की मौजूदा जंगी सूरत हाल है उसके ऊपर सारा फोकस था, तो इस अभी भी आज का दिन हमने पहली जो खबर करेंगे वो हम उसकी तमाम अपडेट्स जो है वो चाहेंगे कवर कर लें, और उसके अंदर क्या आगे जाते हुए चीज़ें होंगी। बहुत कुछ हुआ है इस पिछले हफ्ते में। अटैक्स जो हैं वो ऑनगोइंग हैं, और अटैक्स के अंदर जो शिद्दत है उनके अंदर जो है आपको थोड़ा सा इजाफा भी नज़र आता है। थोड़ा सा आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि बहुत टारगेटेड हो गए हैं। ईरान ने जो इसराइल की तरफ अटैक्स किए हैं वो रोज़ पर रोज़ चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इस चीज़ की वीडियोस भी हमने देखी, बल्कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, एक तो वीडियो थी जब वो कोई प्रेस से टॉक कर रहे थे और पीछे से बिल्डिंग गिर रही थी तो उनको रुकना पड़ गया। तो ऐसे मनाजर जो हैं हमें आज से हफ्ता 10 दिन पहले लग नहीं रहा था कि ऐसा इसराइल में होगा, ना इसराइल को लग रहा था, जो उन्होंने जिस तरह से अनप्रोवोक्ड किस्म का हमला ईरान पे किया। उसके बाद से ये हुआ कि जिस चीज़ पे हम आएंगे कि अमेरिका का क्या इसके अंदर रोल है। इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि डिप्लोमेटिक रूट जो है अख्तियार किया जाए, और 2 हफ्तों का टाइम है जिसके अंदर ये डिप्लोमेसी जो है अगर काम कर गई तो फिर मामला तय हो जाएंगे। उसके बाद 2 वीक्स के बाद मैं फ़ैसला करूँगा आया अमेरिका इस जंग में बाकायदा तौर पे दाखिल होने लगा है या नहीं। सो 2 वीक्स का टाइम है अभी। उसके साथ साथ जो टॉक्स हैं जो होनी थी उसके ऊपर पहले तो ये बयान था जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे जी कि अगर इसराइल अपनी बम्बार्डमेंट जो है हमारे ऊपर वो रोकेगा तो फिर हम भी रोकेंगे, और जब हम रोक लेंगे तो फिर टॉक्स की एक गुंजाइश निकलती है। अलबत्ता ज़ाहिर है इंटरनेशनल फोर्सेस बड़ी दिनों से इन प्ले हैं। इस हफ्ते से तो आप और मैं इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें रूस है, चीन है, अमेरिका खुद है, दीगर ऑल मिडल ईस्टर्न और आपकी पाकिस्तान समेत ममालिक मौजूद हैं। तो इस वक्त जिनेवा के अंदर जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक गुफ्तगू चल रही है दीगर वेस्टर्न स्टेट्स का, जिसमें यूरोपीय ममालिक भी काफ़ी हैं, और इसके चांसेस क्या हैं कि ये कामयाबी होगी इन टॉक्स के अंदर। सबका अंदाज़ा यही है, हमारा समेत कि ये बड़ी स्लिम चांसेस हैं कि इनसे कुछ नताइज इस किस्म के निकलें कि सीज़ फायर हो जाए और मामला थम जाए। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि इसराइल जो है उनका एक एंड गेम है इस सारे सिनेरियो के अंदर कि वो एक अपनी जियोग्राफिक हेजेमनी जो है वो कायम करना चाहते हैं इस इलाके के अंदर। ईरान के साथ कोई ऐसी नई बात नहीं हुई कि उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू ये कर दी है। ईरान की तमाम जो जंगी सूरत हाल की तैयारी थी वो फोकस थी इसी दिन के ऊपर थी कि इसराइल हम पे हमला कर सकता है, और उनका जवाब जो है, जिन लोगों को लग रहा था कि ईरान जो है उनके पास इस किस्म की डोमिनेशन है ही नहीं कि वो इसराइल से मुकाबला कर सकते हैं, वो बात तो मुकम्मल तौर पे मुस्तरद हुई है, क्योंकि उनका आयरन डोम इसराइल का ना सिर्फ फेल हुआ है, क्योंकि एक मिसाइल भी लीक हो जाए तो आयरन डोम तो फेल हो गया, तो ये तो कई मिसाइल जो हैं वो वहाँ से पेनिट्रेट करके पहुँची हैं। कीपिंग इन माइंड कि अभी तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ इस जंग के अंदर। हम चाहते तो यही है कि ऐसी इस तरफ बात ना जाए, बट इसराइल जो मौक़िफ़ अख्तियार कर बैठा है कि हमने ईरान को किस किस्म का नुकसान पहुंचाना है और हमने उनको अमेरिका के थ्रू उनको वाइप आउट करना है, वो चीज़ दूर से दूर होती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त जो ईरान की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो उनके पास स्टॉक पाइल जो है अपनी मिसाइल्स का वो भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी डेप्थ जो है जहाँ वो पड़ी हैं वो भी आज की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि वो इस तरह से तैयार की गई हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है उनको वन ऑफ में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यानी कि अमेरिका के बारे में कहा जा रहा था कि जो MOAB मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और उनके जो बस्टर बॉम्ब्स हैं वो इस चीज़ को इरेडिकेट कर सकते हैं। वो बात भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही कि इतनी आसान कहानी नहीं है। लास्टली सर इसके अंदर ये है कि इस सारे के अंदर पाकिस्तान कैसे फिट होता है, और वो बिल्कुल हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं ईरान के साथ, हमारा मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर। लेकिन एक लंच जो हुआ डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बीच में, उसके बाद से ये 2 हफ्ते की टाइमलाइन भी वाज़ेह हुई है। उसके अंदर और भी काउंटर टेररिज्म से लेके और चीज़ों की भी बात हुई, उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सर हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये बात कहाँ जा रही है।
अच्छा सर, मेरे ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि जो जंग बंदी है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और वो बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे ट्रंप साहब का ये बयान कि 2 हफ्ते तक वो इरादा नहीं रखते कि अमेरिका इस जंग में आए, ये उसकी एक निशानी है। और हमने इसी शो पर बैठ के बड़ी तफसीली बात की थी कि कहा तो ये जाता है, तारीख़ उठा के देखें तो आपको इस तरह के बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं कि ईरान की हमेशा पुष्टपनाही अमेरिका करता है, ईरान कह रहा हूँ सॉरी, इसराइल की। और इसराइल जो है कभी भी अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर किसी पर अटैक नहीं करता और उनके आशीर्वाद से हर चीज़ होती है। लेकिन अब आके एक तो ट्रंप साहब जिस किस्म का वोट लेके आए हैं, ट्रंप साहब इस दफ़ा उन्होंने अपील ही इस बात पर की कि जी मुझे आप प्रेसिडेंट बनाएं, मैं दूसरों की जंगों में नहीं कूदूंगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आप अगर इस वक्त अमेरिकी यूथ का सोशल मीडिया चेक करें, जिसमें टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक सब कुछ शामिल है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिकी रियासत कभी इतनी डिवाइडेड नहीं थी और अब बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं इसराइल के ख़िलाफ़। सो जो ट्रंप साहब हैं उनको अपनी भी अप्रूवल रेटिंग चाहिए, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इसमें कूदें अपने अवाम को लेकर। फिर अगर आप एक्सटर्नली बात करें तो सऊदी अरब और चाइना ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इस पर दिया है जंग के ऊपर, और ये दोनों ममालिक वो हैं कि सऊदी अरब से जब 600 बिलियन की डील करके ट्रंप साहब वापस आए तो उन्होंने बड़ा विक्ट्री लैप लिया कि देखें मैं कितनी अच्छी डील करके आया हूँ। इसी तरह अभी टैरिफ वॉर चल रही थी चाइना के साथ और वो बड़ी मुश्किल से पाया तकमील तक पहुँची है, और वो पहुँची है तो अमरीकी जो स्टॉक मार्केट है वो रिवाइव हुई है। उससे पहले अमरीकी स्टॉक मार्केट लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टैरिफ वॉर में। सो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख़्याल में। अगेन कर तो वो कुछ भी सकते हैं, फ्यूचर का इल्म तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में उनका जंग में कूदना बहुत मुश्किल है। और जितनी देर ये जंग चलेगी, इस जहाँ तक ईरान की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जानी नुकसान ईरान में ज़्यादा हुआ है, लेकिन ईरान की जैसे आप बात करते हैं कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उनका रकबा बहुत ज़्यादा है, उनके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा दिहाइयों से एक जंगी किस्म की सैंक्शन ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो उनको आदत है कि अच्छा अगर जंग हो जाएगी तो उनका गुजारा, उनका थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसराइल को देखें तो इसराइल में तो उनको वो तो बड़ी एक क्या कहते हैं अच्छी ज़िंदगी, मतलब दूसरों को पेन देते हैं लेकिन ख़ुद तो बहुत उनके शहरी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ की जो वीडियोज़ आ रही हैं कि बार बार सायरन बजता है और सबको बंकर्स में जाना पड़ता है, तो उनके अवाम को तो इस किस्म की आदत ही नहीं है। अभी हमारे शो से थोड़ी देर पहले वहाँ पर एक बॉम्ब एक मिसाइल लगा है उनके पार्लियामेंट के ऊपर, और जिसमें उससे मुतसिल कुछ जो मिनिस्टर्स के रेजिडेंसेस थी वो भी मुतासिर हुई हैं। सो कोर्ट यार्ड था, एग्जैक्टली बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन आप देखें कि अगर आपके पार्लियामेंट तक मिसाइल पहुंच जाए तो वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके तासुरात क्या होंगे। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इसका जो नफसियाती असर है जंग का, जानी नुकसान की बात नहीं कर रहा, जो नफसियाती असर है वो इसराइली अवाम पर ज़्यादा हो रहा है। और अमेरिका बार बार ये कहते हुए कि हाँ हम अपना बीड़ा लेके आ गए हैं समुंदर में, अच्छा अब हम सोच रहे हैं, लेकिन वो मौखर करता जा रहा है। सो मुझे ये लगता है कि अक्लमंदी का तकाजा भी यही होगा, और वैसे भी अब इसराइल को ये जंग ख़त्म करके तो अब टेबल पर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, इसके अंदर बहुत एक सॉरी अगर बात कर रहा हूँ और मैं चीज़ ऐड कर दूं कि इसराइल ने जो गाज़ा में बच्चों, औरतों और हस्पतालों में किया है, उसके बाद आप ये देखें कि उनकी अपने जो नेतन्याहू साहब ने कल बड़े जो है दुख के साथ वो बता रहे थे कि जी ये देखें कि ईरानी जंग की वजह से पर्सनल ज़िंदगी हमारी कितनी मुतासर हो रही है कि मुझे अपने बेटे की शादी 2 दफ़ा मौखर करनी पड़ गई है। मतलब उनके लिए ये कितना बड़ा मसला है कि उनके बेटे की शादी 2 दफ़ा पोस्टपोन हुई है। दूसरी तरफ लाखों लोग मर गए, बच्चों औरतों समेत, वो कोई मसला नहीं है। जनरेशंस आपने वाइप आउट की, दुनिया में मिसाल नहीं है इस चीज़ की कि जितना जुल्म वहाँ पे आपने किया। और यहाँ पे नैरेटिव आपका ये है कि यार हमें तो कोई
हाथ नहीं लगा सकता। ये तो देखिए दुनिया का निज़ाम सर चेंज हो चुका है इस तरह से, और आपको कभी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये भूल इंडिया की भी थी अगर आपको याद हो, और इंडिया की हम डिप्लोमेटिक इशूज़ पे आते हैं, लेकिन आप ईरान की सूरत हाल अगर इस वक्त देखें तो वहाँ पे 48 आवर्स से 48 घंटे से इंटरनेट यूजेज जो है वो बिल्कुल डाउन है। 3% यूजेज सिर्फ कनेक्टिविटी है पूरे ईरान के अंदर, और ये भी एक साइबर अटैक के ज़रिए किया गया ताकि ईरान के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो इतनी बुलंद ना हो। और इजराइल जो है वो, क्योंकि उसका पुराना टैक्टिक है जी कि हमने वेस्टर्न मीडिया तो हमारे कब्जे में है और हम वहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे उसको और हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, लेकिन जब स्टार्क रियलिटी है ये कि आपके ऊपर हमले हो रहे हैं और आप अपना दिफा नहीं कर पा रहे, तो ये बात तो बाहर आएगी। आज ही एक वीडियो चल रही थी इजराइल तलवीव के अंदर, एक जर्मन टेलीविज़न क्रू एंकर को एक शहरी रोक रहा था कि आप क्यों यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, आप जाएँ यहाँ से। तो वो खातून लड़ी उससे कि मैं एक साफ़ी हूँ, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। यही चीज़ उन्होंने गाज़ा में भी की है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया जो है उस पर पाबंदी है। तो ये तो देखें ना, एक बुज़दिलाना से भी अप्रोच है कि जी आप जहाँ आपकी जुल्म है आप वो भी नहीं दिखाना चाहते, जहाँ आपकी क्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपके आयरन डोम में आप वो भी नहीं दिखाना चाह रहे। आपने इंटरनेट के ऊपर साइबर अटैक किया है वहाँ पे, चले उसकी शायद कनेक्टिविटी वापस आ जाएगी इन अ कपल ऑफ डेज। तीसरी चीज़ इसके अंदर बहुत अहम है जो मुझे लगता है इस सारी जंगी सूरत हाल के अंदर फ्यूल टू द फायर हो सकती है, कि नेतन्याहू साहब ने कल के रोज़ एक और चीज़ पर डबल डाउन किया कि जो आयतुल्लाह अली ख़ोमेनी साहब हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके ऊपर वो भी सेफ नहीं है। नोबडी इन ईरान इज़ इम्यून, या इस किस्म की बात, या है इस किस्म का उनके पास प्रिविलेज है कि वो ज़िंदा रहें। ये बहुत बड़ी बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसका तस्करा किया एक ट्रूथ ट्वीट के ज़रिए। तो ये बहुत ख़तरनाक बात इसलिए है सर कि अगर ऐसे हो गया कि आपने एक इस्लामी ममालिक के जो लीडर हैं, जो एक थियोलॉजिकल रिलीजियस सॉर्ट ऑफ लीडर हैं, अगर उनको आपने असैसिनेट कर दिया तो फिर तो बात देखें ना, फिर तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है विल यूनाइट कि जी आपका इसका मतलब है मौक़िफ़ ही ये है कि आपका जब दिल करे आप हमारे घर आएँ सिमरात तेहरान और आप हमारे लीडर को ही मार देंगे और आप थ्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सर, और ये तीसरी दफ़ा मैं ये बात सुन रहा हूँ। और इसके अंदर तो ये भी थी कि हमें पता था वो कहाँ है, वो तो हमें अमेरिका ने रोका। ये आज से कुछ देर पहले की बात है कि हमें पता था वो कहाँ है, लेकिन वो तो अमेरिका ने हमें कहा कि आप ये ना करें। और तो सर ये फिर देखें मामलात जो हैं इससे मज़ीद संजीदा होंगे, और इससे संजीदा वैसे क्या हो सकते हैं, मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़े, अगर ऐसी बात है दुरुस्त है तो फिर अमेरिका ने बड़ी अक्लमंदी दिखाई कि उन्होंने रोक दिया। दूसरी चीज़, ये उस ट्रूथ से पहले किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कह दिया मैं पता है आप कहाँ हैं। बिल्कुल। अब देखिए ये जो पिछला हफ्ता डेढ़ जो था ना, इसमें बहुत इंटरनेट की बंदिशें हुई हैं और 2-3 दिन वहाँ पर इंटरनेट कई अदवार में नहीं रहा। अच्छा, और कुछ लोगों ने, ये इसराइल सपोर्टर्स ने इलॉन मस्क को टैग करना शुरू किया कि जी आप वहाँ पर अपना इंटरनेट, क्योंकि सैटेलाइट से आता है, तो आप वहाँ पर दे दें फ्री में स्टारलिंक, क्योंकि उसकी वजह से जो ईरान के लोग वहाँ की हुकूमत से तंग हैं वो मोबिलाइज हो सकेंगे और रजीम चेंज कर सकेंगे, और वो जो उनके एक लीडर जो पुराने शाह के वफादार हैं जो कि मुल्क में ही नहीं हैं, वो उसको मुल्क में वापस लेके आएंगे और रजीम चेंज हो सकेगी। अब बात ये है कि यकीनन वहाँ पर लोग होंगे जो कि अपनी मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं होंगे, हो सकता है उनकी आबादी उनकी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये जो रजीम चेंज है, ये पॉलिटिकल चेंज है, इसमें बिल्कुल दूसरे ममालिक असरअंदाज होते हैं, वो इंटेलिजेंस होती है, वो कोई अपना सरमाया लगाते हैं, बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत मुल्कों में हुआ है, लेकिन होता ये पीस की हालत में है। आप जंग की हालत में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दौरान जंग जो वहाँ के लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी या किस लीडर के साथ हैं। उस वक्त जंग होती है जो, और वो बाहर से जो एक फोर्स मुसल्लत हुई होती है, उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मिशन होता है कि उसको हराना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडिया ने जब पाकिस्तान में हमला किया तो उससे पहले पाकिस्तान में भी काफ़ी पोलराइजेशन थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, लीडर्स को लेके, लेकिन एक दफ़ा जब जंग हुई है तो फिर सारे इकट्ठे हो गए। तो इसी तरह अब ईरान के अंदर के लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और तब तक वो इस बारे में नहीं सोचेंगे जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती। और दूसरा जो आपने निशानदेही कर दी कि अगर बात इससे ज़्यादा आगे बढ़ी तो फिर ये भी हो सकता है कि सारे इस्लामिक ममालिक इकट्ठे हो।
इकट्ठे हो जाएं सर, बिल्कुल सर। और इसके अंदर आप एक और पॉइंट भी, चूँकि आपने इंडिया का जिक्र कर लिया, हम जैसे उस दिन भी कह रहे थे मई के महीने में जब ये शुरू हुआ था, पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके ऑपरेशन बिलाल मसूस तक, कि ये 24 करोड़ की एक मुल्क है, वो 1 बिलियन से ऊपर का एक मुल्क है। ईरान में 9 साढ़े 9 करोड़ बंदा रहता है। देखें, एक तादाद भी तो होती है ना एक चीज़। आप कह रहे हैं ये मुझे कि जी हम 9 करोड़ बंदा, जो एक रजीम कह लें उसको या एक हुकूमत कह लें, जो मर्जी कह लें, जो नाम देना चाहते हैं, आप उसको मिसाइलों से चेंज करेंगे, आप उसको इंटरनेट बंद करके चेंज करेंगे, आप यानी कि मुझे ये कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड होएंगी ही नहीं। मॉडर्न वॉरफेयर में अंदर रजीम चेंज इतनी को आसान हो चुकी है कि हमने बस थोड़ा बहुत इजराइल ने ये करना है पंगा, थोड़ा सा हम कर लेंगे और हमारा रजीम चेंज आ जाएगी। सर ईरान जो है एज ए कंट्री, उसके पास एक जियोग्राफिकली एक सिक्योर लोकेशन है कि वो एक जगह से, आपके पास समुंदर है वहाँ पे, बाकी तमाम एंट्री पॉइंट्स उसके पहाड़ी हैं। ये बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली कहानी मुझे पता है दुनिया में, इस दुनिया की जंगी मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, आप अफगानिस्तान से, इराक से लेकर उससे पहले भी चले, ये कब सक्सेसफुल हुई है? बिल्कुल। दूसरा, अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड हो भी जाएं और वो सक्सेसफुल भी हो जाएं तो चलो वो भी समझ में आती है कि माजी में उसकी कोई एक आधी आपको मिसाल तो मिलेगी या शायद ज़्यादा मिल जाए, चाहे वो बहुत देर चल ना सकें। एक दफ़ा तो हुआ ना। ये तो आप कह रहे हो कि हम मिसाइल मार मार के किसी की रजीम चेंज कर देंगे, ये तो इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कोई नहीं मिलती। और बाकी सर इसके अंदर जो इंडिया का जो के अंदर से जो आवाज़ गूंज रही है और जो उन्होंने, मैं कहना चाहूँगा, रोना डाला हुआ है इस चीज़ का। एक तो जो लंच हुआ फील्ड मार्शल साहब का और डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उससे बहुत इनको तकलीफ़ हुई इंडियन जो मीडिया और गवर्नमेंट को। मोदी जी की अपनी जो चीज़ें हैं G7 समिट में, वो हमने देख ली, उनका अपना मजाक उड़ा है, उनकी अपनी ऑपोजिशन काफ़ी उस चीज़ को माइलेज गेन कर रही है। इंडिया की अपनी डिप्लोमेटिक आप पॉलिसी देखें कितनी फ्लॉट थी कि इंडिया ने सारे अपने एग्स जो थे वो वेस्टर्न फ्रंट या वेस्टर्न उसके अंदर डाले हुए थे कि यार यहाँ से थ्रू वेस्ट इजराइल। सर पावर तो इस वक्त शिफ्ट हो रही है, 80% आपकी पॉपुलेशन कह लें या जो मर्जी कह लें, वो तो साउथ की तरफ है। आपकी 2 डोमिनेंट पावर्स दुनिया की जो है, जो कि चाइना और रूस है, उस इधर बिलोंग करते हैं। ये उनकी डिप्लोमेटिक इतनी बड़ी डिफीट है जो उनसे हजम नहीं हो रही कि यार हमने इतने साल अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने इस खित्ते को वेटेज नहीं दी, क्योंकि हमें तो लग रहा था इस खित्ते को हम रन करेंगे, वो बात तो नहीं हो रही। बार सर ये पॉइंट्स बड़े सर अभी रहते हैं कुछ हमारे पास, हम यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, कॉन्वर्सेशन आगे लेके जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फॉर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम डिस्कस कर रहे थे जो मौजूदा सूरत हाल क्रिएट हुई है बिटवीन ईरान इजराइल, उसमें कुछ और अहम अपडेट्स जो हैं वो भी हम आगाह करना चाहेंगे ऑडियंस को। आज के दिन काफ़ी चीज़ें हुई। शहबाज शरीफ साहब को की गुफ्तगू भी हुई टेलीफोनिक मार्को रूबियो से, एक वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है उसमें भी रूस ने बड़ा एक किरदार अदा किया, जिसमें उन्होंने बड़े ब्लेटेंटली और बड़े सादे लफ्ज़ों में ये कह दिया कि ईरान के साथ हम हैं और ये जो मामलात क्रिएट किए हुए हैं इसराइल ने, ये ना सिर्फ खित्ते के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और तमाम लोग जो जिन पे इसराइल को लगता है कि उनको वो अटैक कर सकता है जब उसका दिल चाहे, ये एक सोच ही बुनियादी तौर पे गलत है। और इसके साथ साथ आप देखें हम सर ईरान का एक इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो कितनी बढ़ना शुरू होगी है, विच जो एक चीज़ को वाजे करता है कि आप जितने भी अब खुद से समझें आप ठीक हैं, कि आप ठीक कर रहे हैं और आप अपना दिफा कर रहे हैं, और लेकिन आपको अंदर से पता है कि आप गलत चीज़ कर रहे हैं, तो इवेंचुअली ग्लोबल कम्युनिटी जो है आजकल के दौर में वो अपने अवाम का सेंटिमेंट जो है उसको बहुत वेटेज देती है। एक ज़माने में ये चीज़ें चल जाती होती थी कि जी अवाम हमारी इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, अवाम के पास टेलीविज़न नहीं है, अवाम के पास सोशल मीडिया नहीं है। ऐसा तो अब दुनिया के किसी कोने में नहीं है कि अवाम इन्फॉर्म्ड नहीं है। तो जो उनकी अवाम का पॉपुलर ओपिनियन होगा वही उनके लीडरान जाके UN सिक्योरिटी काउंसिल जगह में पेश करेंगे। आप रूस ले लें, आप चाइना ले लें, आप पाकिस्तान की हद तक बात कर लें, आप दीगर इस्लामी ममालिक जहाँ पे जिसमें सऊदी अरेबिया मौजूद है, जिनका ईरान से हमेशा से अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही, वो तक जो हैं इस चीज़ में, इस इसराइल जैसे एक जो पट्टी है, जो मैंने जैसे हमेशा कहता हूँ न्यू जर्सी जितना एक मुल्क है, उसकी बेसिस पे देखें कैसे मुश्तरका हो गए हैं
इस सारी चीज़ के खिलाफ। अब आइसोलेटेड इसराइल हो गया है और एक हद तक इंडिया भी आइसोलेट हो गया। जी, एक तो बड़ी सादी सी बात यह है कि दुनिया इकट्ठी हो गई है, यूनाइट होना शुरू हो गई है इसराइल के ख़िलाफ़, और इसके आप अभी बड़ी जल्दी नताइज देखेंगे। और अगर जल्दी आपने नताइज ना भी देखे या अभी उस शिद्दत के साथ ना देखे जिस शिद्दत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वेट 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन तो मैं इसराइल के लिए बहुत सख्त कड़ा वक्त देख रहा हूँ। और उसकी एक बड़ी सादी वजह, और वो सादी वजह जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आप अगर यूएस, अमेरिका की, बरतानिया की यूथ के अगर अकाउंट्स देखें ना, तो आपको पता लगेगा कि वो बिल्कुल भी अब इसराइल को पसंद नहीं करते। तो अभी ये जो इस वक्त की लीडरशिप है, ये तो सारे मतलब देर ओवर 70 ईयर्स ओल्ड। तो इन्होंने जब अभी रिप्लेस होना है और एक यंगर लीडरशिप ने आना है, और वो जो है मतलब जिस तरह का हम देख रहे हैं कि अब उधर मिजाज क्या बन रहा है, तो इसराइल को ये समझ आनी चाहिए कि उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। अभी से वो काम करें, अपना इमेज बेहतर करें, दुनिया को ज़रा कुछ सॉफ्ट साइड दिखाएं, वरना इनके साथ अभी तो जो होगा सो होगा, फ्यूचर में इससे बहुत बुरा होगा। दूसरी, आपने इंडिया की बात की। इंडिया में जाहिर है कुछ लोग तो बहुत ही शद्दोमद के साथ इसराइल के दिफा पे आते हैं। कुछ और लोग हैं जो हमें अक्सर मैसेज करते हैं ट्विटर वगैरह पर कि जी आप किस तरह से कह देते हैं कि इंडिया इसराइल के साथ है। भाई, इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस में उनके खिलाफ वोट नहीं करता, एब्सटेन करता है, और कैसे बताएं कि इंडिया उनके साथ है? तो मतलब बजाय ये कि आप उस पर अपनी हुकूमत की तनकीद करो, आप हमसे गिला कर रहे हो कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया इसराइल के साथ है। बिल्कुल सर। और अगेन, जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है कि उससे एक नतीजा जो निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि नोबडी वांट्स टू डील विद इंडिया। चीन जैसा मुल्क नहीं करना चाहता। रूस के साथ यस उनके टाइज हैं, बट रूस के साथ पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ले लें, वो आप सिर्फ एक बुनियाद से रख लें कि अगर मिडल ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया से किसी किस्म का गिला शिकवा और शोभा पैदा हो जाए, तो इंडिया की इकॉनमी जो है, जैसे हमारी भी एक हद तक रेमिटेंस पे बहुत रिलाई करती है, इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है उनकी इनवर्ड रेमिटेंस पे, जो कि ज़्यादातर जो है वो बेस्ड है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जो उनको ढेर सारे डॉलर भेजते हैं, जो 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 उनकी एक ऑक्सीजन है उनकी इकॉनमी का। तो इंडिया जो है, मुझे नहीं पता उनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है, लेकिन अगर इसके अंदर उन्होंने ज़्यादा इसराइल की साइड ली तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, और ये उनकी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा दचका पड़ सकता है। और अगेन, आप और मैं सर, हम कोई फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ आती है कि हम 10 खबरें पढ़ के एक ओपिनियन निकाल सकते हैं उसके अंदर से। तो मेरा ओपिनियन तो यही है इसके अंदर कि इंडिया तो बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहा है अपने मुल्क के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी ऑपोजिशन जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो दिन ब दिन जो है वो एक रगड़ा लगाया जा रहा है मोदी साहब को। और आप G7 के ऊपर भी देख लें कि मोदी साहब का वो वाला इस वक्त इस दफ़ा नहीं था प्रेजेंस जो उनकी लास्ट टाइम होगी, उससे लास्ट टाइम जब भी मीटिंग हुई थी, इस दफ़ा थिंग्स वर डिफरेंट। बिल्कुल। वो तो जो पाकिस्तान पे हमला करने से लेकर तो उस एक एयर स्ट्रिप पर अटैक करके विक्ट्री लैप लेने तक, जिसको ना हमारी फ़ौज इस्तेमाल करती है, ना हमारे जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो स्ट्रिप सिर्फ़ और सिर्फ अबू धाबी के जो रॉयल फैमिली है उनके लिए, रहीम यार खान वाली। बिल्कुल। तो ये जो इंडिया है ना, मैं तो बहुत अब इस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि मोदी साहब को जल्दी से साइडलाइन किया जाए, क्योंकि इंडिया तबाह हो रहा है। और जिस तरह से मतलब वो कहते होते थे ना कि जी मतलब इंडिया को सूट नहीं करता कि तबाहशुदा पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान को भी सूट नहीं करता तबाहशुदा इंडिया। सो एक खित्ता है, खित्ते में सब प्रॉस्पर करेंगे तो खित्ते की तरक्की होगी। और ये इस वक्त इस खित्ते की तरक्की में जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है उसका नाम है मोदी जी। बिल्कुल। और अगेन लास्टली आगे चलते हैं हम, हमारे पास और भी कुछ खबरें हैं, बट आप G7 के ऊपर जो है, आप बाकी मुल्कों की तरफ से ये बयानात थे कि ये बातें हुई, ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गई, काउंटर टेररिज्म हो गया, बड़ी चीज़ें होगी। इंडिया के लिए तो काउंटर टेररिज्म जो था वो एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव है ना उनके अंदर, और वो हमारे ऊपर ही बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। पूरा सर सोशल मीडिया जो था उस पर एक एम्बेरसमेंट की जो थी, एक थीम थी कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जिस स्टेट लीडर को मिलते हैं ये मुंह खोल के हंसना शुरू हो जाते हैं, ये वहाँ पे एक्ट करते हैं एज समबडी
जो कि एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी ऑपोजिशन जो है वहाँ पे इन चीज़ों को हाईलाइट कर ली, और बड़े लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एक एम्बेरसिंग चीज़ कही है कि वो अपने आप को कैरी नहीं ठीक तरह कर पाते वहाँ पे जाके। सो ये सारा कुछ जो है ये उस चीज़ के अंदर है कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली एक तो हिट उनको इस चीज़ की पड़ी कि उन्होंने हमारे ऊपर जो कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह आप नुकसान पहुँचा सकें, उल्टा उनको नुकसान हुआ, और दूसरा इजराइल वाला फ्रंट जो है इधर से भी उनको नुकसान ही हो रहा है। यकीनन, और वो इसको जितनी जल्दी रेक्टिफाई कर लेंगे, गलतियां हो जाती हैं उस पर जब आप डबल टाउन करते हो ना, तो उसकी वजह से जो नुकसानात पहुंचते हैं उनसे आप कभी रिकवर नहीं कर पाते। गलती के फ़ौरन बाद अगर आप मान लो, माफ़ी चाह लो, अपने आप को ठीक कर लो, तो वो उससे आप उस मसले से निकल सकते हैं। बिल्कुल सर। अब हम सर आगे चलते हैं। कुछ हमारी ज़ाहिर है इनकी कुछ डोमेस्टिक हमारी चीज़ें भी जो हैं उनके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। तो सर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, जो बजट के अंदर एलोकेशन हुई है, दीगर जो CM हाउस, गवर्नर हाउस वगैरह के जो अखराजात हैं बड़े हैं, उसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन उसको उस पे आने से पहले मैं इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँ कि ये PMLN के लॉ मेकर हैं, अफनानुल्लाह खान साहब, मतलब पॉलिटिकल मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लेकिन उन्होंने जो बिल प्रपोज करने की कोशिश की है वो ये है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फेडरल सेक्रेटरीज हो गए और दीगर जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो ड्यूल नेशनल्स नहीं होने चाहिए। ये उन्होंने बिल पेश किए जो कि इंटीरियर कमेटी से पास हुए, अलबत्ता हाउस में अभी तक नहीं इसके ऊपर बहस हुई। लेकिन वो उनका जो फिगर है वो ये कहते हैं जी कि 2500 तकरीबन ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ड्यूल नेशनैलिटी होल्ड करते हैं। तो पहले से इसको हम ज़रा अनपैक कर लेते हैं, फिर हम आगे दूसरी चीज़ चलते हैं। जी, एक तो ये है कि ये जो 2500 वाला फिगर है ये तो बिल्कुल ठीक होगा ही, बल्कि शायद ज़्यादा हो, इससे कम ना हो। उसके अलावा ये तो वो हैं जिनके पास दूसरा पासपोर्ट है। अभी कितने ऐसे होंगे जो कि अपना टाइम पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है वो अगर यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट है तो वो साल में 2 महीने से ज़्यादा छुट्टी तो नहीं ले पाता होगा। तो अब वो आपको पता है कि आपने तो 3 साल वहाँ पे पूरे करने हैं, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि कितने ऐसे होंगे जो प्रोसेस में हैं, अभी उनको मिली नहीं है डुअल नेशनैलिटी। और फिर इससे भी जाहिर है बड़ा नंबर होगा जिसके बारे में जाहिर है कुछ किया नहीं जा सकता, वो ये है कि जिन्होंने खुद तो अप्लाई नहीं की लेकिन बेगम और बच्चों को ले दी है। सो जहाँ तक इस बिल की बात मेक्स लॉट ऑफ सेंस, उसकी वजह ये है कि जी यहाँ तो फिर आप सियासतदानों को भी इजाज़त दे दें। अगर सियासतदानों को इजाज़त नहीं है डुअल नेशनैलिटी की, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह कि सियासतदान जो है ना, वो तो हुकूमत होती है, हुकूमत तो मेहमान होती है। मतलब चले पाकिस्तान में तो 2-2 साल में भी चली जाती है, लेकिन अगर 2 साल में ना भी जाए, अपना टेन्योर भी पूरा कर ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही रह लेगी ना। जो ब्यूरोक्रेट है वो हुकूमत नहीं होता, वो रियासत होती है, वो रियासती अहलकार होता है। वो उसका तो 20-20, 25-25 साल का टेन्योर होता है। बिल्कुल। अगर एक ब्यूरोक्रेट बाहर का नेशनल है ना, तो वो एक मैसेज ये दे रहा है कि रियासत ये समझती है कि ए काम नहीं जो चलन लगा। बिल्कुल सर, ये इसके ऊपर भी हमारे पास आगे एक पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करके यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर डिस्कशन हो रही थी ब्यूरोक्रेट्स और जो एक बिल पेश होने को जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ड्यूल नेशनैलिटी ना रखने दी जाए, जिसमें आपका पॉइंट था ब्रेक से पहले कि अगर ब्यूरोक्रेट्स रख सकते हैं तो फिर सियासतदानों को भी रखना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अगर काफ़ी सारे जो उनमें से ड्यूल पासपोर्ट्स रखते हैं तो उनका एक बुनियादी यकीन जो है मुल्क के अंदर वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। ज़ाहिर है बाकी ज़ाहिर है ये एक अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब कि आप सियासतदान हो तो आप नहीं कर सकते, आप सरकार के लिए मुलाजिम हो या आप नौकरी करते हो सरकार की तो फिर आप ले सकते हैं, सिविलियंस के लिए तो अलाउड है जी। लेकिन फिर वो बात है ना, प्रॉब्लमेटिक है। आप कोई भी जो कानून है वो किसी उसूल पर मबनी होता है, और वो जो उसूल है उसका इतलाक हर एक पे होना चाहिए। तो अगर एक उसूल का इतलाक सब पर नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो उसूल आपने उसको खातिर जमा नहीं रखा कानून बनाते हुए। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये उनसे राइट ले लें, या तो आप सियासतदानों को भी दे दें और या फिर इनसे भी ले लें। सीधी बात है। बिल्कुल सर। और बाकी सर इसी तरह आगे चलते हैं कि बजट के अंदर जो तमाम तर चीज़ें जो हैं उसके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो एक मुतालबात थे 4, वो चारों के चारों
माने गए, जिसके अंदर एक पर्टिनेंट पॉइंट तो ये था सोलर पैनल्स के ऊपर जो 18% GST थी उसको 10 पे लाने का फैसला ले लिया गया। ये पीपल्स पार्टी का ही एक मौक़िफ़ था। उसके अलावा दीगर जो सिंध के बजट्स और सूबाई लेवल के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बहस थी, लेकिन वो अब किसी और दिन के लिए हम उसको बाकायदा तौर पर अनपैक करेंगे। एक और चीज़ जो हमने बजट में लास्ट वीक नहीं डिस्कस की, जो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं मज़ीद, कि हुकूमत ने सैलरीड क्लास को रिलीफ देना था, हुकूमत ने रियल एस्टेट को रिलीफ देना था, हुकूमत ने बड़ी चीज़ों को रिलीफ ओरिएंटेड बजट देना था, लेकिन इस बजट में तो हमें रिलीफ कम और तकलीफ़ जो है ज़्यादा वाज़ेह हुई है। अलबत्ता एक और जगह जहाँ पे हमेशा तनकीद होती है हुकूमत के ऊपर, और मैं इसके ऊपर मेरा एक टेक है वो बाद में आते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो ये कि जी जो CM हाउस, PM हाउस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो हाउसेज वगैरह हैं उनके अंदर तो एक इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है। आपकी जो CM हाउस, गवर्नर हाउस और मिनिस्टर्स के जो घर हैं उनमें 100 से 200% के दरमियान इजाफा हुआ है। मतलब 100 से 200% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि आपने सरकारी घर पर इतना खर्चा करके करना क्या है। और अगर यही प्रोविज़न हो कि आप इतना खर्चा कर सकते हो घर पर, तो सरकारी घर में तो इन द फर्स्ट प्लेस शिफ्ट ही नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में रह के उसको डिक्लेयर कर दें कि ये मेरी रेजिडेंस है, और आप वो सारा खर्चा सरकार का अपने ज़ाती घर पे करवाएं, बजाय कि आपका जब टेन्योर ख़त्म होगा तो आप सरकारी घर पे से टूटियाँ उठा के ला रहे होगे, AC पुटवा रहे होगे। उससे बेहतर नहीं कि वो इन द फर्स्ट प्लेस अपने ही घर पे लगवा लो। तो वो जो होता है ना, मेरे ख्याल में ये अपना घर किराए पे दे देते होंगे जब सरकारी रेजिडेंस मिलती होगी, और उसके बाद वो छोड़ते होंगे तो फिर वापस आते होंगे। तो इनको इससे बहुत बेहतर ये है कि सरकारी रेजिडेंस किराए पे दे दें, अपने घर में रहें। सर इसके अंदर अगेन ये मामला हम देखते हैं। देखिए मैं एक चीफ मिनिस्टर की हद तक तो समझ सकता हूँ बात के रेनोवेशंस और वो चीज़ें जो अब देखें लास्ट ईयर जब बजट आया तो और जब नई बनी थी मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर, तो उनका दफ्तर का भी एक रेनोवेशन का बहुत बड़ा बजट था। फिर वो उनकी जो एक गाड़ी है जर्मन गाड़ी, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई कि उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उसके ऊपर लग रहे हैं। तो ये तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। अलबत्ता इसके अंदर मैं इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बट आई थिंक एक CM का जो दफ्तर और प्रोटोकॉल है वो ज़रा ठीक होना चाहिए। बिल्कुल वहाँ पे लोगों ने आना है, मिलना है उनसे। वो फॉरेन डिग्निटरीज़ भी हो सकते हैं, वो ऐसे मुल्क के लीडरान हो सकते हैं जो कि जिनके बिजनेस टाइज हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एट बेस लेवल जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी हद तक ये बात आज तक मुझे क्लियर नहीं हुई कि एक तो घर मिलता है और उसके साथ चीज़ें मिलती हैं, बट उस घर की जो अपकीप है, अब ज़ाहिर इस्लामाबाद के अंदर अगर आप नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं तो आपको इस्लामाबाद के अंदर मिलेगा, अगर पंजाब असेंबली का हिस्सा तो आपको, और आप पंजाब के किसी और शहर में रहते हैं, लाहौर में नहीं रहते, तो आपको लाहौर के अंदर रिहाइश मिलेगी। अब आई डोंट नो कितने लोग सर जब असेंबली का सेशन यहाँ चल रहा होता है तो लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं, या कितने लोग जब असेंबली का सेशन नहीं चल रहा होता तो यहाँ होते हैं, क्योंकि लोग तो अपने हल्कों में होते हैं अमूमन, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ये है। यहाँ पे देखें ना, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इफेक्टिवली तो पार्टेक कर रहे हैं जो बल्दियाती निज़ाम है उसके अंदर भी। तो यहाँ पे तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है कि एक प्रोविंशियल ओरिएंटेड जब आपकी असेंबली है तो उसके अंदर उस प्रोविंस का जो है मेन शहर है जो कि लाहौर है, वहाँ पे आपको रहने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पे तो निज़ाम ही नहीं है बल्दियाती किसी किस्म का, तो उनको तो अपने हल्के में होना चाहिए। सर आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि सब मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज़ को रेजिडेंस मिलती है। मिनिस्टर्स वगैरह को शायद मिलती होगी, बाकी तो जाहिर है वो अपने हल्के से जो यहाँ पे आता है सेशन के लिए उसको TADA मिलता होगा, तो जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा होगा। चले वो ठीक भी है कि उसने पता नहीं हल्का कितने दूर दराज इलाके में है, पता नहीं उसने कितना पेट्रोल जला के आना है, और फिर शायद उसने वापस भी फौरी तौर पर पहुंचना है क्योंकि उसके अपने हल्के के कुछ काम होंगे। अगेन ये सारी चीज़ें इनका इलाज है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स इलेक्शन करवा दें, जो नाजिम हैं, जो नीचे के मेयर्स हैं, उन तक फ़ंड पहुँचा दें, अगर हल्का वो देखना शुरू कर दें डेली के जो काम है, तो आपका जो MPA है वो फिर अपना सारा जो वक्त है वो इसमें लेजिस्लेशन में लगा सकता है जो उसका असल में काम है। लेकिन क्योंकि आप ऐसा करते नहीं है, क्योंकि अगेन आपका MPA ये चाहता नहीं है, क्योंकि वो फंड्स नीचे नहीं देना चाहता, वो अपने हाथ में रखना चाहता है, तो इसलिए ये हो रहा है। हाँ, और बाकी सर जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात रही, आपको याद होगा हमने शो पे बड़ी तफसीली बात की थी लास्ट ईयर के कुछ लाहौर के इलाकों के अंदर उनको नए एरियाज़ मुकर्रर हुए हैं जहाँ पे शायद अपना जो पंजाब गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट है वहाँ भी मूव किया जाए, वहाँ पे 2-2 कनाल के घर जो हैं वो भी दिए जाएंगे। नया GOR बन रहा है।
अब मुझे नहीं पता कि वो बात कहाँ तक पहुँची है, बट अगेन सर जो हम बजट के ऊपर जब भी आते हैं तो उसके अंदर देखें अभी काफ़ी चेंजेस जो हैं वो हुए, जैसे पीपल्स पार्टी के प्रेशर के ऊपर सोलर पैनल्स की मैंने बात की, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो एक आ रही है, वो हम कल के लिए टॉपिक रखा हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। बट बजट जो है जब आता है और लोग उस पर नाराज़ होते हैं चीज़ों के ऊपर, इट डजंट एक्चुअली मीन कि ये सेट इन स्टोन है अब ऐसे ही होगा, उसके अंदर एक चेंजेस जो होते हैं, विगल रूम थोड़ा सा जो होता है वो रहता है, तो उसके हमें कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। देखिए ये अवाम को कहते हैं अपनी जो बेल्ट टाइट कर लें, खुद ये इनसे बेल्ट टाइट नहीं होती, अवाम इन पे ट्रस्ट नहीं करते, ये ऑप्टिक्स अब एक बड़ी चीज़ होती हैं। आपने जिस तरह से कहा कि जी फॉरेन डिग्नेटरीज़ ने आना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बड़ी कोई अपकीप हो। देखें अगेन ये अपने घर की करवा लिया करें जैसे भी मर्ज़ी, क्योंकि फॉरेन डिग्नेटरी ने घर तो नहीं आना, उसने दफ्तर आना है। दफ्तर की तो मेरे ख्याल में मत करवाया करें, क्योंकि जब हम ज़्यादातर तो फॉरेन डिग्नेटरीज़ जो आते हैं हमने उनसे पैसे लेने होते हैं तो मतलब आप उसको एक बहुत ही लश पश जगह अगर दिखाएंगे तो वो ये समझेगा कि आपको तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, या आपको तो अगर मैं पैसे दूंगा तो आप इसी जगह को और लशपश कर लोगे, तो आपको तो पैसे देने का फ़ायदा कोई नहीं। मेरा तो ये ख्याल है कि जब फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं तो ये जो सरकारी दफ्तर होता है ये जान के एक ऐसा दफ्तर बनाएं जिसका पेंट उखड़ा हुआ हो, टाइलें टूटी हों, मतलब जब फॉरेन डिग्नेटरी आए तो उसको पता हो कि यार ये देखो नलका नहीं चल रहा, ये मैं ही कुछ करूँगा तो चलेगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि बंदा मेहमान गोरा आएगा तो हमने उसको इम्प्रेस कर देना, भाई क्यों करना है इम्प्रेस? आपने इम्प्रेस नहीं करना, आपने उसकी आंखों में आंसू लेके आने हैं कि यार तुम कैसे इतने खराब हालात में जिंदा हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। हाँ बिल्कुल सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक ऐसे सूबे की चीफ मिनिस्टर जो 1 ट्रिलियन का बजट अभी उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो वो जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी है और उसको ये पता हो 1 ट्रिलियन का बजट उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट किया, क्योंकि अपने हालात देखें उनके कितने खस्ता हैं और कितने अजीबो गरीब सूरत हाल में उनको रहना पड़ रहा है। तो सर ये एक पॉलिसी जो है ये अपनाई जा सकती है? सर फॉरेन डिग्नेटरी के हाथ धुलवाने हो ना तो लोटे से धुलवाया करें, उसको पता लगे कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। और बिल्कुल सर, और यानी कि आप कह रहे हैं चाय के साथ जो है वो चाय होगी आधी प्याली और बिस्किट जो है वो आधे होंगे टूटे। बिल्कुल। तो सर बाकी बिल्कुल ठीक है, हम अगेन ये नहीं कहते कि किसी भी जो इस किस्म की चीज़ें हैं आप ओवरनाइट ठीक कर सकते हैं। ज़ाहिर है सिस्टमेटिकली आपने कि अपने आप को आदत डालनी है, हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि आपने अखराजात अपने भी कम करने हैं ताकि अवाम के ऊपर से कम बोझ पड़े। कम से कम ये मत सोचा करें कि जी अवाम हमसे नफरत क्यों करती है, जी अवाम हम तो इतना डिलीवर कर रहे हैं तो अवाम हमें वोट क्यों नहीं देते, जी अवाम हमें पसंद क्यों नहीं करते, वो पिछली पार्टी जो थी उसने कोई हिप्नोटाइज कर दिया था। भाई बात ये है कि वो पिछली पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, एग्जैक्टली सारा निज़ाम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उनके नारे यही वाले थे कि जी गवर्नर हाउस को पब्लिक के लिए खोल देंगे, लाइब्रेरी बना देंगे, यूं कर देंगे वो कर। इधर तो इस किस्म का नारा भी कोई नहीं है, ये तो कहते हैं कि जी वो हिरार्की किसी वजह से है, हमने रखी हुई है और उसको रहना चाहिए, अपना सिस्टम हमारा सेट होना चाहिए। बट चले सर बाहर आगे जाते हुए देखते हैं बजट जो है उसके अंदर और किस किस्म के कुछ चेंजेस अगर आते हैं नहीं आते, और यहाँ पे हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।